जी जनाब, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बड़ा मशहूर ज़माना एक डेप्रिसिएशन मेथड है विच इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इसमें उनको वर्क बैक और इस तरह की चीज़ों की समझ जो है ना वो नहीं आती बहुत जल्द, और वो बड़ी प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये उतना ही ईजी और उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड है। ठीक है, जब हमारे पास सैकड़ों एसेट्स होते हैं, जो सैकड़ों तरह की जिनकी डेट ऑफ परचेज है, जिनकी बहुत सारे एसेट्स की हर एक की अलग अलग कैलकुलेशन और सारा कुछ जो है ना वो करना होता है, तो हमें उस वक्त स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसमें हर एसेट की कॉस्ट अलग होती है, हर एसेट की यूजफुल लाइफ अलग होती है, उसको अलग तरीके से डेप्रिसिएट करना, उसको अलग तरीके से कैलकुलेट करना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है। ये सिंपल, आप कॉस्ट पकड़ें, जो WDV है उसको पकड़ें, उसको डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई करें, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाती है। टोटल को पकड़ें, उसकी टोटल की डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई करें, आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाती है। आपको ये बात अभी समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि दिस इज दिस मच सिंपल। ये इतना सिंपल है, ये इतना ईजी है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें और प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में, जब आपके पास सैकड़ों हज़ारों एसेट्स होते हैं, उस वक्त रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज़ द स्वीट हार्ट। ये वो सबसे अच्छा मेथड है जो कि सबसे इजीली आपको कैलकुलेशंस करके देता है। इसको समझते हैं। इसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं। रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग एक दूसरे का सिनोनिम है, इसलिए आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों वर्ड्स एक्सप्लेन हो चुके हैं। हम लोग बात करते हैं कि इस एसेट में कैलकुलेशन कैसे होती है। जनाब, इस एसेट में डेप्रिसिएशन का रेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और रेट आप कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, राइट। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है, विच इज 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट रेज टू पावर 1 ओवर यूजफुल लाइफ। तो या आप उसको स्क्वायर रूट के साइन के साथ लिख दें, या आप उसको ये यूजफुल लाइफ या पावर में 1 ओवर करके लिख दें, एक ही बात है। हम लोग कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपके लिए, हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेट कैलकुलेट करना। जब आप रेट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद दूसरी चीज़ बहुत ही इजी है जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। रेट है जी, द रेट विल देन बी मल्टीप्लाइड इन द फर्स्ट ईयर ऑन द cost of asset without deducting the residual value. This is the most important thing to understand here. इस लाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग ऐसे नहीं करते जैसे हम लोगों ने रेट अप्लाई किया था स्ट्रेट लाइन मेथड में, किस चीज़ के ऊपर, डेप्रिसिएबल अमाउंट के ऊपर, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर। यहाँ पे हम कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी, वहाँ पे हमने जो रेट अप्लाई किया था वो किया था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करते, हम विदाउट डिडक्टिंग द रेजिडुअल वैल्यू जो अमाउंट बचती है, जो अमाउंट है यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, उसके ऊपर पहली दफ़ा फर्स्ट ईयर में रेट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले साल थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन, सबसीक्वेंट ईयर्स में क्या करते हैं, सबसीक्वेंट ईयर्स में हम लोग यही रेट पकड़ते हैं और हम हर साल उसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि उसकी WDV कहलाती है। तो WDV जो एसेट की होती है, जो पिछले साल की क्लोजिंग WDV जो बिल्कुल एंड पे हम लोग कैलकुलेट करते हुए होते हैं, तो उसके ऊपर अगले साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाती है, विच इज द WDV और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा, ना सिर्फ डेप्रिसिएशन में बल्कि पूरी अकाउंटिंग में पिछले साल का क्लोजिंग इज इक्वल टू अगले साल का ओपनिंग। ठीक है जी, लास्ट ईयर क्लोजिंग इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर ओपनिंग। लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर, या हम इसे करंट ईयर कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट से रेलिवेंट जो वर्ड होता है वो होता है करंट। तो करंट ईयर ओपनिंग बैलेंस हमेशा ऐसा ही होता है। सिमिलरली लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग WDV होगी वो करंट ईयर की ओपनिंग WDV हो जाएगी।
लास्ट ईयर की क्लोजिंग सेल्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, लास्ट ईयर का क्लोजिंग एसेट जो है वो अगले साल के ओपनिंग एसेट्स बन जाएंगे। ठीक है, सेल्स मैंने क्यों कहा खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सेल्स और एक्सपेंसेस हम लोग सारे एक छापर में डालते जाते हैं ईयर एंड के ऊपर, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, करते सारे एक्सपेंसेस डाल दिए, सारी इनकम्स डाल दी, उनको इकट्ठा किया, उसके बाद उसमें क्या बच गया, प्रॉफिट, और वह प्रॉफिट हम उठा के चुप करके कैपिटल के अंदर डाल देते हैं। और कंपनीज के केस में अगर आपने कंपनीज का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है बिजनेस लॉ के अंदर, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम उसको रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं। ठीक है जी। सो द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज कि जनाब कोई भी क्लोजिंग अगले ईयर के लिए, अगले पीरियड के लिए ओपनिंग बन जाता है। तो यहां पे भी यही है कि WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर विल बी इक्वल टू WDV एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल की जो क्लोजिंग WDV थी वो करंट ईयर की ओपनिंग WDV हो जाएगी। टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे समझ आएगी, प्रैक्टिस से। अभी हम एक सवाल करते हैं जनाब इसका, एंड द क्वेश्चन इज कि हमारे पास है यहाँ पे एक एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है जो हम इससे पहले स्ट्रेट लाइन में करके आए हैं, ताकि हमारे पास एक कंपैरिजन पॉइंट बन जाए। हम लोग स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस इन दोनों की डेप्रिसिएशन की कंपैरिजन आपस में कर लें। तो एग्जाम्पल है जी, कॉस्ट है जी 120,000, रेजिडुअल वैल्यू है जनाब 20,000 और यूजफुल लाइफ है 5 साल। तो जनाब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 ईयर बाय ईयर चलते हैं। ईयर 1 में क्योंकि ये हमारा पहला साल है, हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हम इसकी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, सबसे पहला काम है रेट फाइंड करना। तो रेट इज इक्वल टू 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू इज 20,000, कॉस्ट है जी 120,000, रेज टू पावर 1/5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 30.11%। 30.11% इज द डेप्रिसिएशन रेट। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा गौर से देखिएगा, 30.11% जब हम परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं तो ख़ास तौर पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर ये परसेंटेजेस जब हम इस तरह के रेट से निकालते हैं तो वो इतनी ज़्यादा एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट फिगर्स नहीं होती हैं। ठीक है, देयर माइट बी सम सिनेरियो, देयर माइट बी सम आंसर विच इज़ नॉट राउंडेड, तो हम परसेंटेजेस को नॉर्मली राउंड कर देते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। या अगर हम रेट की कैलकुलेशन कर रहे हो तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जैसे फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन मैं ऐसे कहता हूँ कि ये 30% का रेट है, ऑल्दो कि ये 30% नहीं है। ठीक है जी, ये 30.11% है, बट दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 30%। ठीक है जी, अब जरा गौर से देखिएगा डेप्रिसिएशन रेट का क्या मतलब होता है। डेप्रिसिएशन रेट इज ए रेट एट विच इफ द एसेट इज डेप्रिसिएटेड over the useful life, the net book value at the end of the useful life will be equal to the residual value। कहने का मतलब यह है कि इस 1,20,000 के एसेट को जब हम ओवर द लाइफ ऑफ एसेट डेप्रिसिएट करते 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 ले गए तो एंड पे 5वें साल के एंड पे जो बचेगा वो किसके इक्वल होगा, 20,000 के इक्वल। सही है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन रेट। अब हम लोग डेप्रिसिएशन रेट जो हमने निकाला है वो तो है थोड़ा ज्यादा, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, 0.11% हमने उसको कम कर दिया है। तो हम एग्जैक्ट 20,000 पे नहीं पहुंचेंगे इस तरह की कैलकुलेशन से, हमारा जो आंसर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 30% को लेके चल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा ना उसको हम लोग बाद में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। तो जनाब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके हर साल की डेप्रिसिएशन निकालते हैं। हर साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें पता है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी जनाब, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। इसलिए जैसे हमने पिछले वीडियो में हर एक पूरा परफॉर्मा सा बनाया था, वो पूरा परफॉर्मा लिखने की बजाय मैं आपको एक्सेल में बना देता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो आसानी होगी। देखिए आपने तो फिर भी पेपर पे ही लिखना है, लेकिन एक्सेल में कुछ कैलकुलेशंस करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो जो यहाँ पे मैंने पूरा एक टेबल आपको बना के दिया था स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, वो अब मैं एक्सेल पे करने जा रहा हूं। आप समझेंगे आपके सामने कागज पे ही कुछ फिगर्स लिखी हुई हैं और आपने उसको उसी तरीके से लेकर चलना है। तो हम लोग जनाब जा रहे हैं एक एक्सेल की फाइल के ऊपर। दिस इज एन एक्सेल फाइल। लेट मी शेड द एरिया जो कि मेरी तस्वीर के पीछे आ रहा है, ताकि मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं। तो हम लोग इसको शेड कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं जनाब डेप्रिसिएशन की, ईयर 1 की बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसेट जब भी प्रेजेंट करते हैं हम लोग
ईयर बाय ईयर लेकर चलते हैं इसको। ईयर 1, थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे ज़्यादा बेहतर नज़र आए। और अब फिर ये वाले 2 कॉलम्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ईयर 1, सबसे पहले साल जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे तो आप क्या लिख रहे होंगे, कॉस्ट, और उसमें से आप माइनस कर रहे होंगे, लेस कर रहे होंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे, आप कहेंगे जनाब ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और फिर उसके बाद ये आपकी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जो कि आप एसेट की कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगी, नेट बुक वैल्यू बचेगी। अच्छा जी, एसेट की कॉस्ट की हम लोग बात करते हैं। एसेट की जो कॉस्ट है दैट इज ₹100,000 नहीं 120,000। हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस की, हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके पास आ रही है। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ईयर 1 की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो बताएगा उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा शाबाश मिलेगी। चलो, मुझे पता चल गया, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईयर 1 की एक्यूमुलेटेड ओपनिंग डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एसेट तो अभी आया है, पिछले साल तो था नहीं है, पिछले साल की कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी इक्वल टू 0। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, पहले तो ईयर के स्पेलिंग ठीक करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा ठीक करते हैं और फिर उसके बाद ईयर की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं। देखें जनाब, रेट हमने निकाला, कितना निकाला, 30 पूरा 30 निकाला हमने रेट। ईयर 1 की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, ईयर 1 में उसने कहा है कि द रेट विल बी मल्टीप्लाइड इन द फर्स्ट ईयर ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट की कॉस्ट कितनी है जनाब इस वक्त, एसेट की कॉस्ट है 120,000। क्या हम इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। रेजिडुअल वैल्यू माइनस किए बगैर इसके ऊपर हम लोग 30% का रेट लगाएंगे तो ये बनेगा जनाब 36,000। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1 इज 36,000। मैं सिर्फ यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वर्किंग्स करता चला जाता हूँ, बाकी टेबल हम लोग उधर ही बना लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1 इज 36,000 और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने नेट बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जरा सोच के मुझे बताइएगा कि नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कौन सी, क्लोजिंग वाली। तो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी है, ये नीचे है, तो हम कॉस्ट में से माइनस करेंगे किसकी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 84,000 is the net book value that will be presented in the statement of financial position at the end of year 1, provided that the asset has been purchased at the start of year 1 and it has been used over the year, right? Okay जी, तो ये काम हम लोगों ने कर लिया। आगे चलते हैं ईयर 2 की तरफ। हम लोग कहते हैं जी ईयर 2। आप ज़रा देखिएगा, एक्सेल को इस्तेमाल करने की भी कुछ टेक्निक्स मैं यहाँ पे आपके सामने लगाता चला जाऊँगा। ईयर 1 और ईयर 2 लिख के अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास बाकी सारे ईयर्स पॉपुलेट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं कॉस्ट को, सिंगल सेल है, इसको पकड़ के ड्रैग करूँगा तो इट विल बी पॉपुलेटेड ओवर द ड्रैग लिस्ट। जितना हमने ड्रैग फिल किया है ये उतने में उतना ही कॉपी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, हम लोग ये बात करते हैं कि हमें ये वाला फॉर्मेट भी चाहिए, तो हम सिर्फ इन सेल्स को कॉपी करते हैं और इस फॉर्मेट को कॉपी करके यहाँ पे सारों में पेस्ट कर देते हैं, सही है। अच्छा, ये वाला फॉर्मेट भी चाहिए, चलें आपको थोड़ा सा एक्सेल की एक्सपर्टीज दिखा के भी इम्प्रेस कर देते हैं। तो हम लोगों ने ये सारा का सारा फॉर्मेट परफॉर्मा बना लिया है। अच्छा जी, ईयर 2 की बात करते हैं जनाब। ईयर 2 में क्या हुआ, ईयर 2 में आपके पास एसेट की जो कॉस्ट आई दैट वाज 120,000 और ईयर 2 की डेप्रिसिएशन की अब हम कैलकुलेशन करने लगे हैं। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर 2 की कितनी थी, जितनी कि पिछले साल की क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। जितनी ये 36,000 क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, अगले साल की ही ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना वो हो जाएगी। कभी कभार आप जब ना देख के लिख रहे हो तो आप हो सकता है कि गलती से 1 0 एक्स्ट्रा डाल दें तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि भाई साहब आपने किया क्या। और कभी कभार ऐसे एक्सेल जो है वो हैंग भी हो सकता है। अच्छा चलें, जब तक ये एक्सेल रिस्पॉन्ड करता है हम लोग ईयर 2 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं।
ईयर 2 की डेप्रिसिएशन, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन के बारे में वो ये कहता है कि सब्सीक्वेंट ईयर्स में हमने जो डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करना है 30%, वो किसके ऊपर अप्लाई करना है, WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में जो WDV थी। तो ईयर 2 के शुरू की WDV कौन सी होगी, वो जो पिछले साल के एंड की WDV थी। तो अगर एक्सेल ने जवाब देना शुरू किया है तो हम देख लेते हैं, अभी तक एक्सेल जवाब नहीं दे रहा, तो हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग पिछले साल की WDV कैलकुलेट करते हैं। यहीं पे हम लोगों ने पिछले साल एसेट रखा था 120,000 का, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पिछले साल के एंड तक चार्ज हुई थी वो हुई थी 36,000 की, राइट। तो एसेट हमारे पास बचा था कितने का, 84,000 का। तो दिस वाज द क्लोजिंग WDV ऑफ लास्ट ईयर, इट विल बी द ओपनिंग WDV ऑफ नेक्स्ट ईयर, और 84,000 के ऊपर आप दोबारा 30% लगा देंगे, और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो योर आंसर विल बी इक्वल टू 84,000 विच इज़ द 20% ऑफ। तो हम लोग 84,000 का 30% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 25,200। तो ईयर 2 की जो आपकी डेप्रिसिएशन है डेट इज 25,200, और इस साल जो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करेंगे वो आप कुछ इस तरीके से करेंगे कि जनाब ईयर ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 36,000, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 25,000, और हमने इन दोनों को जमा करना है तो हमारे पास 61,200। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन थी 36,000, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन थी 25,000। एसेट जो है वो 5 सालों तक इस्तेमाल हो रहा है, हमने इसको 10 सालों तक बना लिया था, तो ये गलती कर दी थी, हम इसको डिलीट कर देते हैं। चलो ये 5 सालों की कैलकुलेशन है। 36,000 ओपनिंग था, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 25,200, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 61,200, और जब हम एसेट की नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2 फाइंड करेंगे तो हम लोग कॉस्ट ऑफ द ईयर 2 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कि ये जो ब्लू वाला है इसमें से ये रेड वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास एसेट की नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2 आएगी 58,800। तो जनाब हुआ ये कि ईयर 2 के एंड पे जो हमारी नेट बुक वैल्यू बनी डेट वाज 58,800। अगले साल इस नेट बुक वैल्यू के ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन रेट चार्ज करेंगे और हमारे पास उस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ईयर 3 की बात करते हैं। ईयर 3 के एंड पे आपने देखा कि कॉस्ट है 120,000 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना है, वो जो पिछले साल का क्लोजिंग था यानी कि 61,200 रुपये। अब आप लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है किस अमाउंट की, 58,800 पे हम लोग रेट लगाएंगे 30% का, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन इज 17,640 और ये हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर 3 इज 78,840 और उसके बाद ईयर 3 की जो क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू बनेगी वो बनेगी 41,160। अब ये कैलकुलेशंस मैं आपको एक्सेल पे इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आ चुकी है और बजाय इसके कि मैं ये सारी कैलकुलेशंस करता जाऊँ कैलकुलेटर के ऊपर और आपके सामने लिखता चला जाऊँ, हम लोग इसको एक क्विक मैनर में, एक एफिशिएंट मैनर में एक्सेल के ऊपर कर लेते हैं। आपको मैं दिखा दूंगा, सारा परफॉर्मेंस, सारा स्केड्यूल आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आप इसको अपने पेपर पे लिख सकते हैं। सही है जनाब। ईयर 4 की बात करते हैं। ईयर 4 का ओपनिंग डेप्रिसिएशन विल बी 78,840 और इसकी डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास बनेगी जनाब 12,348, 12348। कैसे कैलकुलेट की, हम लोगों ने क्या किया, पिछले साल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर दोबारा डेप्रिसिएशन रेट लगा दिया। तो जब हमने उसके ऊपर दोबारा डेप्रिसिएशन रेट लगाया तो डेट वाज 41,160, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट लगाया तो डेट वाज 12,348। 12,348 के बाद जो आपकी टोटल ईयर एंड के ऊपर जो ये टोटल हमारा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था डेट वाज 91,188 और आपके पास ईयर 4 के एंड पे जो नेट बुक वैल्यू बच गई डेट वाज 28,812। ओके, इसी सारे के सारे काम को हम लोग दोबारा से परफॉर्म करेंगे ईयर 5 में। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फॉर्मूले मैंने ऐसे लगाए हुए हैं कि जब मैं लेफ्ट से राइट कॉपी करता हूँ तो वो उनमें रेलेवेंट चेंजेस आ जाती हैं। तो ओपनिंग जो है वो 91,188 था जो कि पिछले साल का क्लोजिंग था और फिर इसके बाद
इस साल की जो डेप्रिसिएशन थी वो हमने कैलकुलेट करनी थी ईयर 5 की डेप्रिसिएशन ईयर 4 की क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू पे रेट लगा के हम लोग कैलकुलेट करेंगे, विच इज 30% और अमाउंट थी 28,812, 8,644 की डेप्रिसिएशन. टोटल डेप्रिसिएशन दैट यू हैव गॉट इज 99,834 accumulated depreciation, and you get the net book value at the end of year 5, which is actually the end of your useful life of the asset, and we got the net book value equal to 20,168. हालांकि ये तो 20,000 होना चाहिए था, ये 20,168 कहाँ से आया? ये वो राउंडिंग का डिफरेंस था जो मैं आपके शुरू में बात कर रहा था कि जब कभी हम लोग एग्जैक्ट रेट यूज नहीं करेंगे, जब कभी हम उसमें राउंड कर लेंगे तो फिर हमारे आंसर में एंड पे थोड़ा सा फर्क आएगा. अब क्या ये अच्छी बात है कि हम लोग राउंड कर लें? बहुत अच्छी बात है. क्या इससे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा स्लाइटली फर्क पड़ेगा. जैसे एग्जैक्ट आपका 20,000 आना चाहिए था, 20,168 आ गया. क्या इससे नंबर कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे. क्या इससे एग्जामिनर पे बुरा इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा. एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग और आप अपनी कैलकुलेशंस को स्मार्ट तरीके से करते हैं बजाय इसके कि आप उसको लंबे तरीके से करें. ठीक है जी. सो दिस वाज द कैलकुलेशन फॉर द ईयर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. पहले 5 सालों में ओवर द यूजफुल लाइफ एसेट हर साल इस अमाउंट